नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो कल आप लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? वर्क एनर्जी पावर चल रहा था ना, कार्य ऊर्जा और शक्ति चल रहा था। और कार्य ऊर्जा शक्ति में कहाँ तक पहुँच गए थे आप लोग? आप पहुँच गए थे कार्य के बारे में चर्चा हो गई थी। नियत बल लगेगा तो क्या होगा और परिवर्तित बल लगेगा तो क्या होगा। और नियत बल में भी आपने पढ़ा था कि संरक्षी बल कौन सा होगा और असंरक्षी बल कौन सा होगा। तो कल आप लोगों ने असंरक्षी बल तक की चर्चा कर ली थी, तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। संरक्षी बल तो क्या था, फटाफट ध्यान दो। संरक्षी बल तो क्या था? संरक्षी बल ये था, पथ पे निर्भर नहीं करता, केवल किस पे निर्भर करता है? स्थिति पे। किस पे निर्भर करता है? स्थिति पे। और तीन टाइप के पढ़ लिए थे ना आपने, गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद में विद्युत बल, उसके बाद में आपने एक स्प्रिंग वाला बल यानी प्रत्यानयन बल। तीन के बारे में चर्चा कर ली थी। ये कौन से है? संरक्षी बल है। और ये संरक्षी बल हैं तो ये किस पे निर्भर करेंगे? केवल स्थिति पे निर्भर करेंगे, न कि का पथ क्या है इस पे निर्भर नहीं करेंगे। और पूरे चक्र में किया गया कार्य संरक्षी बल में कितना होता है? 0 होता है। असंरक्षी में पूरे चक्र में किया गया कार्य 0 होगा कि नहीं होगा? असंरक्षी कौन सा हो जाएगा? असंरक्षी का मतलब जो पथ पे निर्भर करता हो, जिस बल के द्वारा किया गया कार्य किस पे निर्भर करता हो? पथ पर निर्भर करता हो, न कि स्थिति पर। जैसे घर्षण बल हो गया, श्यान बल हो गया, उसमें यदि एक पूरे चक्र में किया गया कार्य 0 होता है, लेकिन यहाँ पूरे चक्र में किया गया कार्य 0 नहीं होगा। कौन से में? असंरक्षी में। तो आप लोगों ने यहाँ तक चर्चा हो गई थी, याद है क्या आप लोगों को? ठीक है, तो आगे से याद रखना आप लोग। संरक्षी बल में जैसे आप लोग बोलते हो ना, पूरे चक्र में किया गया कार्य 0 होता है। अब वो कोई सा बल नहीं होता, वो कौन सा बल होता है? केवल संरक्षी बल। संरक्षी बल के अंतर्गत पूरे चक्र में किया गया कार्य क्या होगा? 0। यदि असंरक्षी बल है तो पूरे चक्र में किया गया कार्य 0 नहीं होगा। इसको आप एक एग्जाम्पल से देख लो। देखो, लिख लिया था ना आप लोगों ने कि भाई ये असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करेगा, न कि स्थिति पर। और उदाहरण भी लिख लिए थे, श्यान बल और घर्षण बल। और एक पूरे चक्र में असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य 0 नहीं होगा, ये भी लिख लो। एक पूरे चक्र में किया गया कार्य, एक पूरे चक्र में असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य 0 नहीं होगा। ठीक है, उसके आगे आप लोगों ने क्या देखा था? डेल क्रॉस एफ। करल किसी का भी लेते हैं अपन, तो करल का मान संरक्षी के लिए तो कितना आता है? 0। और असंरक्षी के लिए कितना आएगा? नॉन 0। ये भी लिख लो। पॉइंट नंबर 3 लिख लो। डेल क्रॉस एफ नॉट इक्वल टू 0 लिख ली। उसके बाद में आपने चौथी बात क्या लिखी थी? F इक्वल टू माइनस का du/dr। ये स्थितिज ऊर्जा थी, ये संरक्षी बल था। ये याद कर लो आप लोग कि स्थितिज ऊर्जा केवल संरक्षी क्षेत्र या संरक्षी बलों के अंतर्गत ही चर्चा करनी है, उसी में होती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल में गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, विद्युत बल में विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और चुंबकीय बल में स्प्रिंग वाले बल में कौन सी हो जाएगी? स्प्रिंग वाली स्थितिज ऊर्जा। तो ये सिर्फ किसके लिए लागू है? जब संरक्षी बल हो तो स्थितिज ऊर्जा के मध्य संबंध। लेकिन असंरक्षी बल के अंदर आप लोगों ने कभी सुनी है घर्षण स्थितिज ऊर्जा? ऐसा कुछ सुना है? तो असंरक्षी बल में किसी भी स्थितिज ऊर्जा की चर्चा नहीं होती। ठीक है, तो ये किसके लिए लागू है? संरक्षी के लिए लागू है। ठीक है, चलिए अब आपको एक छोटा सा मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे मान लो संरक्षी और असंरक्षी दोनों में अंतर बताएंगे आपको। जैसे मान लो ये कोई पिंड है, m मास ले लेता हूँ। ठीक है, h ऊंचाई से नीचे तक आया, ठीक है। तो इसमें यदि mg भी नीचे, मान लो विस्थापन भी आपने क्या मान रखा है? नीचे मान रखा है। तो ये यहाँ तक पहुँचा तो कार्य कितना हुआ?
केवल स्थिति पर निर्भर करता है तो क्या आ जाएगा, एम जी और एच आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एम जी और एच आ जाएगा। विस्थापन भी इधर और बल भी इधर, दोनों को प्लस लिख दिया, कोण बीच में 0 है। अब पूरे चक्र की बात करें तो वापस ये एम मास वापस इसी स्थिति पे पहुंचा, कौन से में, इस स्थिति में वापस पहुंचा। तो वापस पहुंचेगा तो एम जी तो किधर लगेगा, नीचे ही लगेगा, ये W1 बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे ये ऊपर पहुंचे, ऊपर जाएगा वापस, तो ऊपर जाएगा तो अब देखो विस्थापन ऊपर की तरफ है H, लेकिन एम जी किधर है, नीचे। दोनों के मध्य कोण कितना, 180। तो क्या लिखोगे, सेकंड वाला माइनस का एम जी एच आएगा ना, क्यों, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, 180 डिग्री कोण हो गया। इसमें तो सेम दिशा में है तो एम जी एच, ऊपर जाएगा तो माइनस का एम जी एच। यदि पूरे चक्कर में जब वापस यहाँ पहुँच गया पिंड तो कार्य, नेट कार्य क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, यही होगा, एम जी एच माइनस एम जी एच इक्वल टू कितना मिला, 0। यदि एम जी कौन सा है, कौन सा बल है, गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल है ना, भार बल जिसको आप बोलते हो। संरक्षी है क्या, संरक्षी है, संरक्षी है। तो संरक्षी बल के अंदर एक पूरे चक्र में किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। समझ आ गई मैं क्या बताया, फिर से देख लो। कोई एम मास का पिंड है, यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, सीधा एम जी है, आप लोगों के क्लियर अभी संरक्षी बल है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। यदि ये पिंड वापस एच टिप 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 ऐसे करके गया तो एम जी की डायरेक्शन नीचे, एच की डायरेक्शन ऊपर, तो दोनों के मध्य कोण कितना हो गया, 180। तो ये क्या आ गया, माइनस का एम जी। पूरे चक्र की चर्चा करें तो पूरे चक्र में क्या, एम जी एच माइनस एम जी एच कितना हो गया, नेट 0 हो गया। कितना हो गया, नेट 0 हो गया। बात क्लियर होगी। लेकिन ये स्थिति पूरे चक्र में यदि असंरक्षी बल होता, कौन सा बल होता, असंरक्षी। असंरक्षी में याद है आपको, घर्षण बल, शान बल मिटा दिए। तो आप लोगों को ये बात तो समझ आ गई। नेक्स्ट चर्चा देखो आप लोग, थोड़ा सा असंरक्षी में बता देते हैं पूरे चक्र में किया गया कार्य। जैसे मान लो असंरक्षी बल है, ये एम मास ले लेते हैं, आपने दिश पे एफ बल आरोपित किया आगे, ठीक है। तो घर्षण बल किधर लगेगा, पीछे की साइड लगा। आप इसको h डिस्टेंस तक ले जाओ, h या x तक ले जाओ, आगे x तक ले गए, कार्य क्या बोलोगे, विस्थापन किधर हो रहा है, आगे घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, घर्षण बल पीछे, विस्थापन आगे, तो दोनों के बीच में कोण कितना, माइनस एफ एक्स लिख दूं, W1 बोल दो इसको, ठीक है। अब यहां से ये पिंड वापस इस स्थिति पे आए, यहां से ये पिंड वापस है इस स्थिति पे आए, तो भी वापस यदि आप खींच के ला रहे हो F से, तो घर्षण बल तो किधर लगा, पीछे की डायरेक्शन में। कितना विस्थापित होगा, x ही होगा। तो x और F, छोटे f, घर्षण बल के मध्य कितना कोण, 180 डिग्री। तो किया गया कार्य कितना होगा, बोलो, सेकंड, माइनस एफ एक्स ही होगा ना। तो यदि कुल कार्य जोड़ोगे तो W1 पूरे में W1 प्लस W2 आ जाएगा, और W1 कितना है, माइनस एफ एक्स, W2 कितना है, माइनस एफ एक्स, तो कितना हो गया, माइनस का 2f(x). क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है ना। तो असंरक्षी बल के अंतर्गत, असंरक्षी बल के अंतर्गत पूरे चक्र में किया गया कार्य का मान 0 नहीं होगा, पूरे चक्र में किया गया कार्य का मान 0 नहीं होगा। बात क्लियर हो गई, याद रह जाएगा अब आप लोगों को। संरक्षी बल में एक पूरे चक्र में किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा, लेकिन असंरक्षी में पूरे चक्र में किया गया कार्य 0 नहीं होगा। आपको इसको एक छोटे से क्वेश्चन के रूप में लिख लो। F जो है घर्षण बल है, याद रखना क्या है, छोटा f क्या है, घर्षण बल, लिखा ना आप लोगों ने। घर्षण बल के अंतर्गत पूरे चक्र में किया गया कार्य 0 नहीं होगा, घर्षण बल के अंतर्गत पूरे चक्र में किया गया कार्य 0 नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में आप लोग लिखो, एम मास है, कोई एफ आरोपित किया तो घर्षण बल पीछे लग गया ना। तो पहला कार्य क्या बना, माइनस का एफ एक्स, दोबारा वापस उसी स्थिति में लेके आए, एक्स से वापस 0 पर ले गए, तो क्या हो जाएगा,
W2 भी माइनस एफ एक्स, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया माइनस का 2f(x). ठीक है, क्या जीरो के बराबर है क्या? नहीं है ना। बस यही चीज़ अपने को ध्यान रखनी है और ये याद रखनी है आप लोगों को। नोट कर ली? चले आगे। अब देखो, आज आप लोगों को अपन मेन जो टॉपिक है ये तो हो गई अपनी कल वाली डिस्कस कंप्लीट। अब आगे आप लोग देखो, आगे मेरे को कार्य ऊर्जा पर में बताना है आप लोगों को। क्या बताना है? कार्य और ऊर्जा और पर में। कार्य ऊर्जा और पर में क्या होती है? कार्य ऊर्जा पर में, कार्य के बारे में चर्चा कर ली। अब ऊर्जा के बारे में पहले थोड़ा चर्चा कर लो। ऊर्जा अपन इस चैप्टर में गतिज ऊर्जा, दूसरी कौन सी पढ़ेंगे? स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा कौन से बल में परिभाषित होती है? केवल संरक्षी बल या संरक्षी क्षेत्र भी लिख सकते हो आप लोग। कौन से क्षेत्र में परिभाषित है? केवल संरक्षी क्षेत्रों के लिए स्थितिज ऊर्जा की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। गतिज ऊर्जा, तो आप लोग कार्य ऊर्जा पर में से पहले ऊर्जा थोड़ी सी स्टार्ट कर देते हैं। ऊर्जा में भी फर्स्ट पार्ट आप लोग लगा लो गतिज ऊर्जा। क्या लिखो? गतिज ऊर्जा। लिख लिया? गतिज ऊर्जा। क्या मिटा दें? ठीक है। अब देखो, गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा E=12 mv²। सुना है? 1/2 mv² सुना है ना? हाँ, वही गतिज ऊर्जा होती है। अब क्या होता है, कोई भी कण जिसका द्रव्यमान m है और वो v वेग से गतिशील है, v चाल से मान लो गतिशील है। यहाँ पे वेग नहीं है, क्या है? चाल है। अदिश राशि होती है ना ऊर्जा, तो ये चाल है, इस चाल से गतिशील है, तो उसके पास गति के कारण निहित ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। तो छोटे से शब्दों में लिखो तो गति के कारण किसी m द्रव्यमान वाले पिंड के पास, ऐसे लिख लो, किसी m द्रव्यमान वाले पिंड के पास गति के कारण निहित ऊर्जा, m द्रव्यमान वाले पिंड के पास गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। संवेग आप लोगों ने पढ़ लिया। संवेग क्या बताया था? P बराबर mv। तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो मैं ऊपर नीचे m का गुणा कर दूँ तो m² v² बटा में क्या आ गया? m। तो ये क्या हो गया? संवेग P बराबर mv। तो p² बटा 2m किसका मान आ गया? गतिज ऊर्जा का मान आ गया। तो आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है? E बराबर 1/2 mv² या p² बटा 2m। ठीक है, ध्यान में रह जाएगा। पहले तो ये नोट करो फटाफट। 1/2 mv² इक्वल टू आ जाएगा p² बटा 2m। नोट कर लिया? 1/2 mv² इक्वल टू p² बटा 2m। अब आपको वो क्या क्या पूछ सकता है आगे बढ़ा। सबसे पहले इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखो। आपको कह दे किसी कण का द्रव्यमान m है, चाल v है, गतिज ऊर्जा E है। यदि उसके वेग को दुगना कर दें तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? वेग को दुगना कर दें, चाल को दुगना कर दें तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? v² को आपने दुगना किया तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा कितनी होगी? v², 2v कर दिया तो कितनी होगी? 4 गुनी होगी ना। सीधा सा बोल सकते हो, याद रह जाएगा। दूसरा, 2 कणों का द्रव्यमान दे देगा, 2 कणों का वेग दे देगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो। लिखो 2 गतिशील पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात 1/2 है। गतिशील पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात है
1/2 है तथा चालों का अनुपात 2:1 है, तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात कितना होगा? तो उनमें गतिज ऊर्जाओं में अनुपात कितना होगा? फटाफट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 100 की स्पीड में भी कर सकते हो और 200 की स्पीड में भी कर सकते हो। कितना जल्दी आंसर देते हो? सीधा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, m1/m2 v1/v2 का रेशियो दे दिया आप लोगों को, E1/E2, मात्र 30 सेकेंड। आ गया आंसर? चलिए, जिसका भी आंसर आए मैच करना। E1/E2 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m1 v1 स्क्वायर बटा 1/2 m2 v2 स्क्वायर। 1/2 से 1/2 उड़ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? m1/m2, ये क्या आ जाएगा? v1/v2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 m1 m2 का मान क्या रखोगे? यहाँ पे 1/2, तो यहाँ से आपके पास E1/E2 का वैल्यू आ जाएगा 1/2, और इसका वैल्यू कितना आएगा? v1/v2 का 2/1, तो यानी 2 का स्क्वायर किया तो 4:1 कट गया, कितना बचा? 2:1 बच जाएगा। किसका? E1/E2 का। ऐसे नॉर्मल से कोई छोटा मोटा सीधा पूछ ले फॉर्मूला बेसिक, तो आप बता सकते हो आराम से। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। इसी फॉर्मूले में मिटाऊं 2:1, जिस बच्चे का है आंसर यस कर दो। आ गया था सर हमारा, ऐसे लिख दो। दूसरी चर्चा करते हैं अपन। आपको ऐसे कह दे क्वेश्चन में, इस वाले फॉर्मूले पर चर्चा करें 1/2 mv स्क्वायर। ऐसे कह दे कि वेग नियत है। क्या नियत है? वेग नियत है। दो कणों का वेग समान है, दो कणों का वेग समान। ऐसे क्वेश्चन नहीं लिख लो, लिखो दो कणों का वेग समान है, लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। तो बताओ गतिज ऊर्जा भारी कण की अधिक, भारी कण की ज़्यादा, हल्के कण की ज़्यादा, दोनों के बराबर। 3 ऑप्शन आपके सामने, चौथा है हमें पता नहीं। तो ये तो आप लोग आराम से चौथा टिक कर सकते हो, लेकिन चौथा टिक नहीं कर रहे हैं। उस समय जो आंसर शीट आएगी ना हमारा, उसमें 3 ही ऑप्शन है आपके पास। बताओ किसकी ज़्यादा होगी? दो कणों का वेग समान है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। तो आप लोगों को ये आंसर देना है कि कौन से की गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, बराबर है, क्या होगी? सी, ए या बी? जो भी है टाइप कर दो फटाफट। ध्यान देवा आप लोग। सीधा सा वेग यदि नियत हो गया, क्या हो गया? नियत वेग, तो गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करेगी? ये तो नियत है, 1/2 पे तो निर्भर करनी नहीं है, तो किस पे निर्भर करेगी? द्रव्यमान पे। और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? भारी कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो सीधा से यदि वेग नियत हो तो गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती हो जाएगी? द्रव्यमान की। लिख लो, यदि वेग नियत तो गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद में आप नेक्स्ट बात देखो। मान लो गतिज ऊर्जा क्या लिखा आप लोगों ने? p²/2m। दूसरा फॉर्मूला ये भी तो लिखा आप लोगों ने। आपको ऐसे कहते कि दो कण समान संवेग से गतिशील है। लिख लो, दो कण समान संवेग से गतिशील हैं,
तो समान संवेग से गतिशील हैं तो गतिज ऊर्जा यदि द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, तो गतिज ऊर्जा यदि द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, वही ऑप्शन लिख लो वापस। भारी कण का ज़्यादा, हल्के कण के ज़्यादा, सी लिखो दोनों का बराबर, चौथा लिख लो इनमें से कोई नहीं। अब इसमें आप अपनी तरफ से भी कोई दे सकते हो चौथे में। हाँ बताओ फटाफट। यदि दोनों कण समान संवेग से गतिशील हैं और दोनों का द्रव्यमान भिन्न भिन्न है तो फटाफट आंसर ए बी सी डी। भारी के साथ चले जाओगे, हल्के के साथ, या दोनों बराबर? क्या आएगा? सीधा सा संवेग जब नियत है यानी P नियत है तो E समानुपाती किसकी हो गई? 1/m की होगी ना। जब वेग नियत था तो द्रव्यमान के समानुपाती, और जब संवेग नियत है तो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/m हो गया। जिस कण का द्रव्यमान ज़्यादा उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। जिस कण का द्रव्यमान ज़्यादा उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। तो किसकी ज़्यादा होगी गतिज ऊर्जा? गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी हल्के कण की ज़्यादा होगी। ठीक है, कौन सी की ज़्यादा हो जाएगी? हल्के कण की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। क्यों? द्रव्यमान व्युत्क्रमानुपाती। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया गतिज ऊर्जा में? चलिए नेक्स्ट देखो आप लोग, बेटाओ लिखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन। दो कणों का संवेग समान है, दो कणों का संवेग समान है, लेकिन उनके द्रव्यमानों का अनुपात है 2:3 है। उनके द्रव्यमानों का अनुपात है 2:3 है, तो गतिज ऊर्जा का अनुपात बताओ। बताओ भाई फटाफट, कितना आएगा? P1/2 का अनुपात क्या आएगा? संवेग P1/P2 अनुपात 1 दे दिया, M1/M2 2/3 बताया ना आप लोगों को। गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? सीधा सा है, जल्दी से आंसर दे दूँ, 3/2 हो जाएगा ना। अभी तो बताया जब संवेग समान है तो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती लिखोगे तो उल्टा जाएगा 3/2। ये कितने बच्चों का आंसर आ रहा था? सही से आंसर दो, कर लोगे, याद रह जाएगी। चलिए आगे करें। आगे आप लोग देखो, E बराबर क्या है आपके पास? P²/2m। तो यदि संवेग की चर्चा करें P² बराबर 2me हो जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा? √2me आ जाएगा। आपको गतिज ऊर्जा दे दे, द्रव्यमान दे दे, तो संवेग बता दोगे ना। तो संवेग आप लोग याद रखो, P बराबर क्या होता है? √2me होता है। संवेग कितना होता है? √2me होता है। नोट कर लो, संवेग बराबर क्या आ जाएगा? √2me आ जाएगा। नोट कर लिया? चले आगे। अब इस पे यदि आपको गतिज ऊर्जा समान दे दे तो संवेग द्रव्यमान के √m के समानुपाती हो गए ना। सीधा सा √m। कब? जब गतिज ऊर्जा समान दे दे, नियत लिख दे। ठीक है, ध्यान में रह जाएगा।
क्यों? तो ये छोटा सा फॉर्मूला और नोट कर लो और छोटा सा क्वेश्चन लिख लो शब्दों में फटाफट। यदि दो कणों की गतिज ऊर्जा समान हो, दो कणों की गतिज ऊर्जा समान हो और उनके द्रव्यमान का अनुपात 2:3 है, तो उनके संवेगों का अनुपात कितना होगा? दो कणों जिनकी गतिज ऊर्जा समान है, उनके द्रव्यमानों का अनुपात 2:3 है, तो संवेगों का अनुपात कितना होगा? तो संवेगों का अनुपात कितना होगा? फटाफट लिख दो, क्या आंसर आएगा? कितना आ जाएगा? सीधा सा दिख रहा है ना, P समानुपाती रूट है तो P1/P2 क्या आ जाएगा? √2/3। ये आंसर जिन भी बच्चों का था वो आंसर सही है बिल्कुल। ठीक है, सीधा दिख रहा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया आप लोगों को। चलिए, यहाँ तक की बात हो गई कंप्लीट। अब थोड़ा सा अलग चर्चा करते हैं। क्या क्या ध्यान रखना है आप लोगों को? आपको कह दे कि भाई संवेग में 100% की वृद्धि कर दी, या गतिज ऊर्जा में, एक बार ऐसे लिख देते हैं, 100% की वृद्धि कर दी। दो टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली पूछ लेता है। संवेग में 100%, तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? गतिज ऊर्जा में 100% है तो संवेग में कितनी वृद्धि होगी? ये जनरली छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला गतिज ऊर्जा और संवेग को जोड़ना है कुल मिला के। तो आप लोग देखो, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है 100, 50, 44, 69, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? E = P²/2m। और मान लो आपको m से तो कोई लेना देना ही नहीं है, सीधा ये लिख लें एक बार। तो आपको मान लो गतिज ऊर्जा पूछे तो क्या बोलोगे आप लोग? संवेग के पदों में P1/P2 का होल स्क्वायर। और यदि संवेग वाली बात पूछ ले तो P1/P2 क्या बन जाएगा? √E1/E2। दो फॉर्मूले ध्यान रह जाएंगे ना आपको, याद रह जाएंगे। तो ये ध्यान रखो। अरे ये E2 कर दो और ये E1 कर लो, इधर P2 कर लो, ये P1 कर लो। ये तो अंतिम गतिज ऊर्जा जो पूछ रहा है ये दी हुई, ये पूछने वाला ये दिया हुआ। सेम वैसा का वैसा P2 P1, E2 E1। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे दिया छोटा सा। छोटे से क्वेश्चन में आप लोग लिख लो, यदि संवेग के मान में, संवेग में 100% की वृद्धि कर दी जाए, संवेग में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, या गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ऐसे पूछ सकता है। यदि संवेग में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब कितनी वृद्धि पूछे वो अलग बात होगी, कितनी होगी आप पहले पूछ रहा हूँ मैं, कितनी होगी ये आंसर देना है आप लोगों को। गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 100% होगी, 200 होगी, 300% हो जाएगी, या 400% हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? पहले जितनी भी थी उसका कितना गुना हो जाएगी वो आपको बताना है। तो एक क्वेश्चन पहले मैं बताता हूँ, आगे वाला आप लोग बताना। जिनको शॉर्ट ट्रिक वगैरह याद है तो वो सीधा आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ABCD पहले थोड़ा सा मैं स्टेप देख लो कैसे मैं सोल्व करता हूँ, आप लोग अपना दिमाग लगाना। आप लोगों को क्या दिया था? संवेग में वृद्धि 100%, तो P1 पहले P1 मान लेते हैं, लेकिन P2 क्या जाएगा? P1 जो भी है उसका 100% बढ़ा दो। तो P1 का 100% बढ़ा के जोड़ दिया तो क्या मिल जाएगा अपने को? P2। बात समझ आ गई? क्या कह रहा है? 100% बढ़ा दो, तो पहले जो भी था उसको अंदर 100% और ऐड कर दो। तो अब परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे ना, पहले स्टेप बाय स्टेप देख लो। 100% है, परसेंटेज हटाए तो नीचे क्या लगेगा? 100 लगेगा। ठीक है, 100 लगा तो देखो 100 से 100 कट गया तो P1 + P2
P1 तो 2P1 आ गया, किसके बराबर, B2 के बराबर। तो P2 बटा P1 का रेशियो कितना आया, 2। आप लोगों को क्या चाहिए, E2 बटा E1, अंतिम गतिज ऊर्जा E2 क्या हो गई, देखो क्या लिखा था आप लोगों ने, P2 बटा P1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे तो E2 बटा E1 इसका होल स्क्वायर किया तो कितना आया, P2 बटा P1 2 का स्क्वायर करो 4, तो E2 कितनी आ गई अपने पास 4E1, कितनी आ गई 4E1। पहले कितनी थी, केवल E1 थी, पहले कितनी थी, केवल E1 थी। अब E2 कितनी आ रही है 4E1, पहले की गुणा में 400, यदि पहले 100 थी तो अब 400%, पहले 100 थी तो अब कितनी होगी 400%। अच्छा कितनी वृद्धि हो गई, आपको पूछ ले कितनी वृद्धि हो गई, संवेग में 100% तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो गई, तो यदि हो गई 400 हो गई, कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि का दूसरा आंसर हो जाएगा, क्या होगा, पहले कितनी थी आपके पास E1 थी, तो सीधा सा आप लोग देख सकते हो 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 3E1 लिख सकते हो ना, E1 प्लस 3E1। इसका मतलब क्या हुआ, यदि अपने को परसेंटेज में बोलनी है इसको तो ऊपर नीचे ऐसे लगा सकते हो आप लोग 100%। प्रतिशत हटाने का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100 लगाना, बट्टा में 100 लगाओ वापस वही चीज़ आ जाएगी ना, 100% लगाओ, 2 जीरो कट के ऊपर वाली लाइन आ गई, तो कितनी वृद्धि हो गई, तब तो आंसर देना आपको 300%। गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई 300, गतिज ऊर्जा कितनी हो गई 400%। ठीक है, याद रह जाएगा, ऐसा नहीं ध्यान में रहे। तो अंतिम कितनी हो गई 4E1 माइनस प्रारंभिक कितनी थी E1 बटा E1 इंटू क्या लिखोगे 100%, ये तरीका रहता है ना। तो E1 कितनी है 4E1 माइनस E1 बटा में E1 इंटू 100%, कितनी E1 बच गई 3E1, 3E1 बटा E1 इंटू 100%, E1 से E1 कैंसिल, कितना आ गया 300% की वृद्धि होगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 300% की। डायरेक्ट देख के बता सकते हो, यहाँ पे 4 आ रहा है तो कितनी बढ़ गई, पहले तो E1 थी, अब कितना और जुड़ गया 3 E1 और जुड़ गया तो 300% कर लोगे। तो आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता हूँ, इसको कैलकुलेशन में मत जाना, अपने आप करना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संवेग में लिख लो 200% की वृद्धि हो, संवेग में 200% की वृद्धि हो तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि संवेग में 200% की वृद्धि हो तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जल्दी से आंसर दो, ये मिटा रहा हूं, नोट नहीं करना, अपने आप सीखो। कितना जल्दी आंसर देते हो, उसमें 100 था तो 300 बढ़ गई थी, इसमें कितनी बढ़ जाएगी जब 200 है, तो कर लिया। तो ध्यान दो, आंसर मैच करना, फटाफट करते रहो साथ साथ। देखो P2 बटा P1 सीधा जोड़ना है, पहले P1 था, बढ़ा दिया कितना 200%, P1 का परसेंटेज हटाओ, नीचे क्या लग जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, P1 प्लस 2P1, कितना P1 आ गया 3P1, यही था ना। तो P2 बटा P1 3 आ गया, इसका स्क्वायर कर दो तो किसके बराबर आ जाएगा E2 बटा E1 के बराबर आ जाएगा। कितना आएगा 9 आएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो, क्योंकि E2 बटा E1 क्या बताया था आप लोगों को, P2 बटा P1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया कितना आया 9 आ गया, 9 आ गया तो कितना बढ़ गया 9E1, पहले कितना होगा 8 होगा, तभी तो एक जोड़ दोगे 9 आ जाएगा। कहने का मतलब E1 प्लस 8E1 ऐसे बोल सकते हैं। और यदि परसेंटेज में बोलो तो 800E1, कितना 800E1,
कितना वृद्धि हो गया। यदि डेली निकालना चाहो आप लोग परसेंटेज में तो क्या बोलोगे, E2 माइनस E1 बटा E1 इंटू 100%। तो E1 कितना है 9E1, पहले कितना था E1 बटा में कितना है E1 इंटू कितना है 100%। तो कितना बच गया 8E1, E1 से E1 कट गया, इंटू 100 करेंगे तो 800% आ जाएगा। ये एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में वृद्धि आ जाएगी। ऐसे करना है। अब मान लो 300 दे दे तो फटाफट आप लोग बता सकते हो। 300 देंगे तो ये कितना हो गया 3 और 1 4 4 का मतलब यहाँ पे 4 आएगा। 4 का स्क्वायर किया तो कितना है 16। 16 में सोच के देखो 1500% बढ़ जाएगी। समझ आ गई बात। चलिए अब 100 उसके अलावा कुछ दे दिया आपको तो क्या करोगे। ऐसे कह दे आप लोगों को कि भाई संवेग में 25% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की 25 की। तो कैसे करोगे देखो, पहले 100 200 वो तो कंप्लीट हो गया, सीधा सीधा जाएगा। P2 क्या बनेगा इससे, P1 प्लस प्रोसेस वही है 25%। P1 25% हटाया तो नीचे प्रतिशत का मतलब 100, तो कितना हो गया 1/4 P1। तो जोड़ दो कितना आ जाएगा 5/4 P1। तो P2/P1 का रेशियो कितना आ गया 5/4। इसका स्क्वायर कर दें तो E2/E1 क्या बन जाएगा 25/16। 25/16 यही बना। तो E2 क्या आया 25/16 E1 आ जाएगा। अंतर चाहिए तो या तो आप जोड़ दो कितना बढ़ गया, या वैसे निकाल लो अपने। तो डेली अंतिम कितनी हो गई E2, पहले कितनी थी E1 बटा में E1 इंटू 100%। तो आप लोग देखो E2 लिखो 25/16 E1 माइनस E1 बटा में E1 इंटू 100%। तो 125 में से 16 गए, कितने बचे 4 और 5 9। तो 9 E1 से E1 उठ जाएगा तो कितना जाएगा 16/9/16। एलसीएम 16 बचेगा ना, इंटू 100%। समझ में आ गया। अब इसको काट दो, इसको 8 आ गया, इसको 50 आ गया, इसको 4 आ गया, इसको 25 आ गया, और 25 में जाता नहीं है। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया 25 225/4। तो आप लोग देखो 5 बार हो गए ना, 5 चौका 20, 2 बच गया 56। 56 में 1 बचा गया, 1 बचा तो 2.5 कुछ ऐसा आ जाएगा। ऐसे आएगा ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, कोई गड़बड़ हो सकती है, आप लोगों को खुद देखना पड़ेगा। समझ आ गई। यदि छोटे शब्दों में आपको दे दे तो कुछ इस प्रकार से करना, ध्यान में रह जाएगा क्या आप लोगों के। तो कुल मिला के जितनी इसमें तो प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कम है, और प्रैक्टिस करोगे तो इसमें निखार आएगा। अब बात चलते हैं, वापस आओ। किस पे आए वापस। ये तो क्या दिया आपको, सिर्फ संवेग में वृद्धि, और किस में पूछ लिया गतिज ऊर्जा में। अब कैसी भी देखे कैसी भी पूछ सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा एक, संवेग में देकर किस में पूछ ले, संवेग में देकर है, संवेग में तो दे दिया, इस बार गतिज ऊर्जा में। ऐसे कह दे गतिज ऊर्जा 44% बढ़ गई, तो संवेग कितना बढ़ गया। गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ गई 44, तो संवेग कितना। तो फटाफट वही प्रोसेस है, कोई नई लॉजिक नहीं है। क्या है E2 पहले E1 था, कितना बढ़ गई 44%। परसेंटेज हटाओ, नीचे क्या लगेगा 100। तो E1 प्लस 44/100 E1 आ जाएगा। तो कितना हो गया 144/100 E1 आ जाएगा ना। किसके बराबर आ गया E2 के बराबर। तो E2/E1 कितना आ जाएगा 144/100। ठीक है।
अब संवेग क्या आता था, P2 बटा P1 अंडर रूट ऑफ E2 बटा E1। क्या है इसकी वैल्यू E2 बटा E1 की। तो संवेग अपने पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट 144 बटा 100। तो 144 का कितना हुआ 12, 100 का कितना हुआ 10। तो P2 बटा P1 कितना आ जाएगा 12 बटा 10। तो P2 कितना आया 12 बटा 10 इंटू P1। तो कितना डेल P में चेंज आया, P2 माइनस P1 बटा P1 इंटू 100%, ये आएगा। तो डेल P P2 कितना है 12 बटा 10 P1 माइनस P1 बटा में P1 इंटू 100% है। तो आप लोग देखो 12 माइनस का 10, 12 माइनस का 10 तो कितना बचा 2 बटा 10, कट गया P1 से P1 तो 2 बटा 10 ही बचाना, चेक कर लेना भाई। इंटू कितना कर दें 100%, 1 0 से 1 0 कट गई तो कितना आ गया 20% की वृद्धि। यदि E1 में 44 बढ़ा तो संवेग कितना बढ़ जाएगा 20%। ऐसे का ऐसा सेम कॉपी पेस्ट यदि इसमें 69% की वृद्धि कर दें तो संवेग बढ़ जाएगा 30%। कैलकुलेशन कर लो भले। यदि गतिज ऊर्जा में ये किसका होता है 144 12 का, 169 13 का, 30% आ जाएगा ना उसमें। उसके बाद में 15 का कितना 225 होता है ना, तो 125% की वृद्धि कर दें तो संवेग में कितनी वृद्धि हो जाएगी 50% की। डायरेक्ट आप लोग करके देख लेना भले, ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी टेबल टाइप में ध्यान रख लेना। ऐसे आप लोग संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच में रिलेशन बना सकते हो। तो आज मैंने सिर्फ गतिज ऊर्जा और संवेग के बारे में सिर्फ बेसिक जानकारी दी है। ठीक है, कल अपन इस पे वास्तव में अप्लाई करेंगे, कार्य ऊर्जा पर में लगाएंगे। ठीक है, तो कल बात करते हैं। चलो दोस्तों, ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।